नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सदिश गुणन के अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश गुणन के अनुप्रयोग। मतलब कुछ इस टाइप के चीजों का अनुप्रयोग। वेक्टर ए क्रॉस बी टाइप के कुछ चीजों का हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं कि इसका कहां कहां पे हम उपयोग देखने को मिलता है हमको, और कहां कहां पे इसका हम प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसमें हम कोई रिस्क नहीं लेंगे और इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल से। तो पहला जो अनुप्रयोग है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर बी संरेख। क्या है? संरेख मतलब समांतर। संरेख का तात्पर्य क्या है? समांतर है। तो क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध हम त्रिभुज से है। क्या है? त्रिभुज से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। ठीक, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का पूरे का मापांक, या पूरे का मापांक निकाल लो, उसके बाद 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी से आगे जुड़ा हुआ है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का। तीसरा कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसमें भी त्रिभुज वाला ही फार्मूला सेम लगेगा। जब हमारे दो विकर्ण दिए जाएंगे, क्या होगा? जब हमें दो विकर्ण दिया जाएगा और कहेगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे समांतर चतुर्भुज के लिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब एकदम सेम टू सेम त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे जब हमें दो विकर्ण दिए जाएंगे समांतर चतुर्भुज में। और त्रिभुज की जब दो भुजा दी जाए तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेंगे। अब इससे थोड़ा हटके, इस फार्मूले से बस थोड़ा सा अंतर है। चौथे पॉइंट में बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या अंतर है। चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है? जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब
दो भुजा दी हो, भुजा दी हो, भुजा कौन कौन सी दी हो, एक भुजा दी हो, यहां पे लिख देते हैं भुजा, भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज जरा देख लो, ज्यादा बड़ा तो नहीं बना रहा है लेकिन कोई बात नहीं, चलो समझने के लिए बस केवल। समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होगा, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ठीक। पहले भुजा को दे दिया गया वेक्टर ए और इसको दे दिया गया वेक्टर बी, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है, बहुत ही आसान। देखो इसको ऐसे मिला देंगे, ये एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं, इधर भी बी दिया हुआ है, इधर भी ए दिया होगा। देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, दो भुजाएं, एक त्रिभुज देख लीजिए, इसमें एक त्रिभुज बन जाएगा, दो त्रिभुज बनेंगे और दोनों त्रिभुज का सेम भुजा दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, जो एक बटे दो है इसको हटा दीजिए, बस यही क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, यही क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, यही कंडीशन हो जाएगी। बस हमें क्या करना है, इन चारों कंडीशन को याद रखना है, चार में से तो तीन ही है, तीन क्या, हमको कुछ नहीं याद करना है, एक त्रिभुज का याद कर लेना है, एक संरेख और समांतर वाले याद कर लिए लेने हैं कि अगर हमें समांतर कहेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमें को क्या मिलेगा, 0। इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे क्या होगा, संरेख या समांतर होगा। और त्रिभुज वाला फार्मूला लगा देंगे, ये त्रिभुज का फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। और ये हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब 1/2 मतलब विकर्ण दिया हो, और ये चतुर्भुज में जब भुजा दी गई हो, मतलब समांतर चतुर्भुज में जब भुजा दी जाएगी तो हमें ये वाला फार्मूला लगा देना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। चलिए फिर इसका सवाल लेते हैं, अभ्यास प्रश्न 20.3, ठीक, इसको मिटाते हैं पहले। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं, निम्नांकित चित्र में चित्र बना हुआ है, इसमें OA वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप तथा OB बराबर वेक्टर OB बराबर i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक, प्लस k कैप है, तो त्रिभुज AOB नहीं, ये नहीं है, OAB है, ठीक। OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है, ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक। ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में नामांकन OAB, ठीक, ये दिया हुआ चित्र, और इस चित्र में OA बराबर दिया हुआ है और OB बराबर दिया गया है, तो ठीक है, लिख लेते हैं। इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, OA इसका डायरेक्शन ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक। O से B की तरफ और O से A की तरफ, और ये फिर लास्ट में बचेगा, ये भी इसी तरफ जाएगा। इसका भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर OB बराबर i कैप 3j कैप प्लस k कैप, ठीक। चाहो तो इधर भी लिख लो, OA बराबर
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक, लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, वेक्टर ओबी या ओए क्रॉस वेक्टर ओबी। चलिए निकालते हैं हल। ओए क्रॉस ओबी, ठीक, निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सारणिक बनाएंगे। सारणिक बनाने के बाद आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लेंगे। पिछले वीडियो में सीख चुके हैं हम 3 2, के का गुणांक -1 है तो -1, वहां से आई का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, जे का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे और के का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको हम प्रसार करते हैं। ठीक, प्रसार करते हैं। सबसे पहले आई कैप बाहर लिख लिया, ठीक, ऐसे बंद किया, आई कैप के सामने के सारा बंद कर लिया। बचा क्या हमारा, ये बचा। तो एक दुआई दुई माइनस 3 एकन्नम 3, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक, फिर माइनस का जे लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। ठीक, ब्रेकेट लगाया, इसके नीचे का पूरा बंद किया और इसके सामने और अगल बगल का। तो हमारा 1 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 आएगा, और फिर 1 का गुणा -1 से कराएंगे तो -1 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1। अब फिर के कैप की बारी आती है, प्लस का के कैप लिखेंगे और ब्रेकेट लगाएंगे, के नीचे का सब बंद कर लेंगे और के सामने का और बगल का पूरा बंद कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 2 एकन्नम 2। ठीक, अब देखिए 3 2 5, 5 आई कैप, 3 1 4 माइनस का 4 आई कैप, जे कैप, सॉरी जे कैप। ठीक, और फिर प्लस 9 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 7 और 7 जे कैप। अब ये हमारा क्या निकला, वेक्टर ओए क्रॉस ओबी वेक्टर। अब इसका हमें मापांक निकालना है, तो मापांक भी निकाल लेते हैं। ओए क्रॉस ओबी का मापांक, मापांक निकालने के लिए अंडर रूट लगाते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 25 और 16 ऐसे जोड़ते हैं। देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 90। कितना है, 90। अब फार्मूला क्या पढ़े हैं हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ओए क्रॉस ओबी। ये सब निकाल लिए हैं, बस हमको 1/2 से गुणा कराना है। तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 90 लिख देंगे। तो यही होगा वर्ग इकाई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग 1/2 90 वर्ग इकाई। यही हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, 1/2 को ऐसे पड़ा रहने दो और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10 लिख सकते हैं, लिख दिया। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 बाहर कर लेंगे, 3/2 अंडर रूट 10। वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। 1/2 अंडर रूट 90 वर्ग इकाई। आंसर यहीं तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल लेंगे, इसको पहले मिटाते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए कीजिए जिसकी जिसकी आसन्न भुजा आसन्न भुजाएं भुजाएं 3i कैप प्लस 4j कैप और आई कैप जे कैप प्लस के कैप। ठीक, क्या कह रहा है? उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या थी जिसकी आसन्न भुजाएं ये हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ये, ठीक, ये ऐसे। इसको मान लेते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ठीक, 0k कैप। और इसको मान लेते हैं i प्लस j प्लस k। ठीक, ये दो हमारे सदिश दिए गए हैं, भुजाएं दी गई हैं और इनका क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे सिंपल सा सवाल है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समांतर। अगर हम इसको मान लें a, वेक्टर a मान लें इसको, और इसको मान लें वेक्टर b, इसको वेक्टर a और वेक्टर b मान लें, तो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालेंगे। यहां पे देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालते हैं। देखिए सारणिक बनाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लें। ठीक, आई कैप का गुणांक 1 1 1 और जे कैप का गुणांक, मतलब आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक 1 और के कैप का गुणांक 1। और वेक्टर बी में देखेंगे आई कैप का गुणांक 3 और जे कैप का गुणांक कितना है? 4 और के कैप का गुणांक 0। ठीक, निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे आई कैप को बाहर रखेंगे, 0 का गुणा 0 1 से कराएंगे 0 और 4 का गुणा 1 से कराएंगे तो 4। ठीक, फिर माइनस का जे कैप, ब्रेकर लगाएंगे, ऐसे बंद करेंगे इसको, इसको ऐसे ऊपर बंद। 0 का गुणा 1 से कराएंगे तो 0 और 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3। फिर के कैप की बारी आती है, के कैप लिख लेते हैं। ठीक, ब्रेकर लगा दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया और इसको ऐसे बंद कर दिया, तो 4 एकन्नम 4 माइनस 3 एकन्नम 3। ठीक, तो यहां से माइनस 4i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3j कैप, और यहां से क्या हो जाएगा? प्लस का के कैप। अब इसी का क्या निकालना है? मापांक निकालना है। तो इस चित्र को मिटा देते हैं हम। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, तो आई कैप का गुणांक का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ठीक, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 9 1 10, 10 और 16 26 वर्ग इकाई। इसी को क्या बोलेंगे हम? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला हमारा? √26 वर्ग इकाई, √26 वर्ग इकाई। समझ में आया? इसमें कुछ सारा खेला सारणिक के निकालने, सारणिक अगर मान निकाल ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसमें? सदिश के अनुप्रयोग में, सदिश गुणन के अनुप्रयोग में। तीसरा सवाल लेते हैं, संरेख से संबंधित तीसरा सवाल है, इसको मिटाते हैं पहले। तीसरा सवाल देखते हैं, ए के किस मान के लिए
2i माइनस 3j और प्लस का 4k तथा ai प्लस 6j और माइनस का 8k संरेख हैं। ठीक, पहले सवाल को एक या दो बार पढ़ लिया करिए। इसके सदिश राशियों के गुणनफल के जितने भी सवाल हैं, हम कहते हैं कोई भी सवाल हो, इसी के ही नहीं किसी भी चैप्टर के सवाल हो, उसको पहले कम से कम 1 से 2-3 बार पढ़ा करो। उसके बाद तुमको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। एक किस मान के लिए इतना और इतना संरेख है। संरेख के लिए हम इसको मान ले वेक्टर ए मान ले, इसको ए क्यों माने, इसको वेक्टर एक्स मानते हैं। वेक्टर एक्स बराबर इतना और वेक्टर वाई बराबर इतना। ठीक, ये इतना है। तो संरेख कब होगा? जब वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई क्या हो हमारा, जीरो हो। क्या हो? जीरो। और ये कह रहा है कि एक किस मान के लिए संरेख होगा, तो हमें ये कंडीशन को फुलफिल कराना पड़ेगा। सबसे पहले रखेंगे वेक्टर एक्स क्रॉस वाई निकालेंगे। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ सारणी बनाएंगे हम, आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लिया बराबर 0। ठीक, और आई का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया, -3 है तो -3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया। यहाँ पे आई का गुणांक ए है तो ए लिख दिया, जे है 6 है तो 6 लिख दिया, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आई कैप लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया, ऐसे आई के सामने और आई के नीचे का बंद कर लिया। तो 8 × 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 और फिर माइनस 24, यहाँ पे भी 24 आ गया। 8 × 24, 24, कोई बात नहीं, माइनस जे कैप। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको बंद किया, ऐसे सामने का और इसके अगल बगल का बंद कर लिया। तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16, 8 दूनी 16 माइनस का 16 और ए का गुणा 4 से कराएंगे तो 4a हो जाएगा, माइनस का 4a। ठीक, प्लस के कैप का लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, के कैप के नीचे का सारा बंद और बगल का सारा बंद, तो 6 दूना 12 और 3 का गुणा, -3 का गुणा ए से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a बराबर 0। ठीक, 0 लिखने का मतलब ये है, चलो लिख ही लेते हैं। ये तो 0 हो गया, ये आई कैप 0 आई कैप, यहां से माइनस कॉमन कर लें तो माइनस माइनस प्लस जे 16 प्लस का 4a। ठीक, प्लस का के कैप और 12 प्लस का 3a। 0 लिखने का मतलब 0 आई कैप है, 0 जे कैप है और 0 के कैप है। तुलना कर लेंगे, आई का आई के साथ तुलना करेंगे, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो 0 का 0 से लिख करेंगे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे करेंगे 16 प्लस का 4a बराबर 0, जे से जे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 16 प्लस का 4a बराबर 0 ले लिया। और दूसरा क्या हमारा बचेगा, 12 प्लस का 3a बराबर 0। यहां से भी देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4a बराबर माइनस का 16 और a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 16/4 हो जाएगा, माइनस का 4। यहां पर भी जब हम देखेंगे तो 3a बराबर माइनस का 12, तो a बराबर माइनस का 12/3 बराबर कितना, माइनस का 4। तो दोनों में a का मान -4 आया, तो कुल मिला के a का मान कितना होगा, -4। और जब a का मान -4 रख देंगे यहाँ पे और फिर जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 0 आएगा तब हम आराम से कह देंगे कि क्या है, ये संरेख है। तो यही है इसका सोल्यूशन यहाँ तक, -4। a के मान कौन सा मान होगा, किस मान होगा, -4 के लिए ये संरेख होगा। ठीक, अब चौथा सवाल हम देखेंगे। चौथा सवाल को समझना बहुत जरूरी है, चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है और चौथे सवाल को समझना है। पहले इसको मिटा देते हैं। देखो चौथा सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल है, यदि सदिश आई कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई होगा। ठीक, क्या कर रहा है? यदि सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? दो भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई होगा। चलिए फिर कुछ नहीं करते हैं, इसको मान लेंगे वेक्टर ए और इसको मान लेंगे वेक्टर बी। इसको मान लेंगे वेक्टर ए और इसको मान लेंगे वेक्टर बी। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। निकालते हैं। आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। ठीक, ये सभी में करना पड़ेगा। और आई का गुणांक 1 2 3। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 1 3 और माइनस 2 1। ठीक, निकालते हैं। सबसे पहले आई कैप ऐसे बंद किया तो माइनस और 1 का गुणा 2 से कराएंगे 2 माइनस 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक, माइनस का जे कैप ब्रैकेट लगाया, जे कैप को बंद किया, इसके सामने बगल का बंद किया तो 1 का गुणा 1 से 1 और 3 का गुणा 3 से 9 माइनस का 9। फिर प्लस का के कैप। ठीक, के कैप लिखा, ब्रैकेट लगाया, के के नीचे का पूरा बंद और बगल का बंद। तो माइनस 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और 3 का गुणा 2 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का 6। ठीक, इसको भी देखते हैं। 6 2 8 आई कैप और यहाँ पे माइनस माइनस 9 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का 8 जे कैप। ठीक, 8 जे कैप हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 8 के कैप। अब यहाँ पे इसका हम मापांक निकालेंगे। क्या निकाल लेते हैं? इसका मापांक। ये क्या है? हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। ठीक, तो इसका मापांक निकालेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट लगाया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर 64। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दे क्या कि 3 गुणे 64। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 64। 3 गुणे 64 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 गुणे 64 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 को 3 ही लिखा देंगे और 64 को 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 होता है, तो 8 को हम बाहर कर लेंगे तो ये हमारा 8 है, ये इतना आया। ठीक, 8 अंडर रूट 3 आया। किसका मान?
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 वेक्टर ए का मापांक गुणे वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक 1/2। इसका मापांक कितना निकला है? 8√3। 8√3 तो 2 से कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4√3 वर्ग इकाई। प्रूफ हो गया ना? यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, सिद्ध हो गया। यही हमें सिद्ध करना था कि ये 4√3 होगा और ये 4√3 हमारा आ गया आंसर। ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब हम 5वां सवाल लेते हैं। ठीक, देखिए, मेहनत पर भरोसा करिए, किस्मत उस्मत कोई चीज होती नहीं है। लोग बोलते हैं किस्मत अच्छी रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। किस्मत के तो हम तो किस्मत को नहीं मानते हैं, और किस्मत इसलिए नहीं मानते हैं कि अभी एग्जाम चल रहा था, पहले 2 महीने 3 महीने पहले एग्जाम था, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और काफी पढ़ने में भी तेज थे, बहुत अच्छे पढ़ने में तेज थे। तो क्या हुआ कि वो मेहनत तो किए लेकिन वो पास नहीं हो पाए। आप कहेंगे कि मेहनत तो करने के बाद भी पास कैसे नहीं हुए? पास हमको लगता है कि पास इसलिए नहीं होंगे कि स्मार्ट तरीके से वर्क नहीं किए होंगे। अब क्या हुआ कि अंसाज पे फोकस करना चाहिए। क्या होता है कि बच्चों को अंसाज पे फोकस करना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस साल आ रहा है, किस साल नहीं आ रहा है। कुछ गैप ईयर भी, गैप करके भी कुछ सवाल आते हैं, कुछ सवाल लगातार आते हैं, कुछ सवाल इंपॉर्टेंट होते ही वो हर साल आते हैं। तो उनको चुनकर उनको तैयार करना, ये सब स्मार्ट वर्क में आ जाता है। और कुछ बच्चे मेहनत वाले जो होते हैं, जो केवल मेहनत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस का बोझा बना लेंगे, पोथी पत्रा मोटा सा बना लेंगे, उसको पूरा रटना चालू कर देंगे। तो बहुत ज्यादा पढ़ लेने से क्या होता है कि कंफ्यूजन भी हो जाता है और पेपर में वो कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेहनत करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। ये ऐसे केवल रट्टा मारने से या पूरा सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो कोशिश करिए, स्मार्ट तरीके से वर्क करने की कोशिश करिए। और मजदूर भी तो मेहनत ही करता है वो, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत नहीं करता है। और यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे पढ़े लिखे रहते हैं, हाँ यही अगर बच्चे पढ़ लिख के मेहनत करने जाए तो देखते हैं बहुत सारे ऐसे जुगाड़ लगा देते हैं। अब ईटा ढोना है तो बहुत ऐसा अच्छा सा जुगाड़ लगा देंगे कोई कि उसको उठाने में उनको दर्द भी नहीं होगा और उठा के लेके चले भी जाएंगे। उनको काम करना भी नहीं पड़ेगा, और आसानी से ऐसे ट्राली में उठाएंगे, ढंगाते लेके चले जाएंगे, रखेंगे। तो ये सब जुगाड़ है, ये सब टेक्निक है, ये स्मार्ट तरीके से करने का तरीका है। अब कुछ लोग क्या हो गए, बस कुछ करना नहीं, बस ईटा ढोना है तो ढोना चालू कर दिए, 2-2 ईंटे, 4-4 ईंटे। अरे बार बार आओ जाओगे, थकाई लगेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि स्मार्ट तरीके से कोई तरीका ढूंढ लो और उसमें बोरी बिछा लो, उस पर ईंटे रख के अपना ढो ले जाओ। तो अच्छा तरीका ढूंढने में भी दिमाग लगता है। जब पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो दिमाग लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अच्छा काम करके देते हैं। तो वो वहां पे उनका अनुभव काम करता है। तो वहां पे ऐसा थोड़ी है कि वो अचानक से सीखे, अचानक से नहीं सीखे हैं। उन्होंने भी शुरुआत में कुछ गलतियां की होगी, फिर गलतियों को सुधारते वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे अनपढ़ होते हुए भी वो अच्छा काम कर जाते हैं। तब वो क्योंकि अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते वो अभी भी आपको पुड़िया खाते हुए दिखेंगे और अपना काम करने में मस्त। एक रजनीगंधा मिल गया, विमल मिल गया तो बस काम खत्म हो गया, अपना काम चालू है। तो वहां मेहनत ना करना पड़े, उसके लिए यहाँ पे आप स्मार्ट तरीके से वर्क कीजिए। और फिर आप भी अगर नहीं है, आज तो ऐसी स्थिति बन गई है कि नौकरी मिलना भी पहाड़ है। तो अगर मान लो बाई चांस
किस्मत में नहीं मिला, अगर मान लो बाई चांस करना भी पड़ा, तो वहां पे भी वो मजदूरी नहीं करेगा छोटी मोटी, और करेगा भी तो अपने अंडर में लोगों को काम कराएगा, खुद नहीं करेगा, मालिक बन जाएगा वहां जाके अगर पढ़ के जाएगा तो, और पढ़ के नहीं जाएगा तो वहां उसका दूसरा मालिक बनेगा। तो यही सब अंतर है मेहनत करने और पढ़ाई करने और स्मार्ट तरीके से वर्क करने में। और मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये एक अच्छा तरीका है, इससे हमें भी सीखने को मिलता है और पुरानी चीज रिवाइज भी होती रहती है और आप लोगों को भी सीखने को मिलता है इससे। तो ये अच्छा तरीका है। अब हम चाहें तो इन सबको बंद कर दें 1 घंटे पढ़ाने से, तो हमारा उतना ज्यादा तो कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, मैं अपना भी पढ़ लेता हूँ, आपको भी पढ़ा देता हूँ, इससे हमको कोई दिक्कत तो नहीं होने, बल्कि मेरा रिवीजन हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाने में टाइम बेकार कर देते हैं, उनको भी बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो मोबाइल चला के अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, उनको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, लेकिन वो क्या है कि अपना ज्ञान को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपनी ज्ञान और अपने जो शिक्षा को है अगर इन्वेस्ट करें तो वो उनको ज्यादा से ज्यादा और ज्ञान होगा और प्रॉफिट होगा। क्या होता है कि कहते हैं अरे माइंड रिलैक्स कर रहे हैं मोबाइल चला के, माइंड रिलैक्स, अरे माइंड रिलैक्स करना है तो यहाँ पे करो, अच्छे अच्छे सवाल लगाओ, इतने इतने अच्छे से माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि आपको रात रात में नींद नहीं आएगी। ये भी है, यहाँ पे अगर कोई भी सवाल गलत हो जाता है तो कभी कभी नींद भी आना दिक्कत हो जाती है कि अरे बताओ मैं सवाल गलत कर गया, छोटे छोटे सवाल गलत कर गया। आप लोगों को भी होगा, जब आप लोग जाएंगे, अभी तो आप यहाँ से निकलेंगे 12th पास करके, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि असली जिंदगी कहाँ पे है और नकली जिंदगी कहाँ पे है। अभी आप लोग जहाँ पे हो वो असली जिंदगी है, और हम जहाँ से आ चुके हैं, जहाँ पे अब हैं, वहां पे एक नकली जिंदगी जी रहे हैं। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और बढ़िया से सो जाइए। अभी हम लोग क्या है कि जाने दो, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इन सब चीजों पे, उतनी ही चीजों पे बात करना चाहिए जितनी चीजें जरूरी हो और अच्छी हो। और हर एक चीज को अगर हम हर एक चीज को बताते रहेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। हम फोकस करेंगे अपने इस टॉपिक पे, दूसरी जगह भटक तो जाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं वापस आने के लिए, लेकिन क्या है जब कोई कड़ी खुल जाती है, याद आ जाता है, तो फिर बताते बताते बहुत आगे निकल जाते हैं और फिर रोक भी नहीं पाते हैं, कंट्रोल भी नहीं रह जाता है कि कुछ नई चीजें आप लोगों को भी सीखने को मिलेंगी। जब आप 12th पास करके आगे निकलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके भी जीवन में ऐसी घटित होंगी कि जो आप भी बिना बताए आप रह ही नहीं सकते। किसी ना किसी को तो आपको बताना ही पड़ेगा, घर पे बताना पड़ेगा, भाई को बताना पड़ेगा, दोस्त को बताना पड़ेगा, माँ बाप को बताना पड़ेगा, तो आप बताओगे, जाहिर सी बात है, अकेले रख ही नहीं सकते हो। और खुशियां ऐसी चीज होती हैं जो खुशी अगर किसी को बताओ तो खुशियां बढ़ती हैं, और दुख ऐसी चीज है जो किसी और से बताओगे तो बल्कि आपका दुख कम होगा, लेकिन खुशी ही एक ऐसी चीज है कि जब दूसरों को भी बताओगे तो और खुशी मिलेगी। ठीक, तो ये इसके बाद हम 5वां सवाल लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने सीरियस होके इसको पढ़ते हैं कि लगता है कि बहुत कठिन चीज पढ़ रहे हैं। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, बस है किसकी सोच की फर्क है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको मैथ नहीं आती है, और कुछ लोग सोचते हैं अरे मैथ आती नहीं है तो क्या उसको लगाए भी ना, अरे लगाएंगे, एक बार गलत होगा तो हमसे भी सवाल गलत होते हैं, ऐसे बात नहीं है कि सवाल हमसे गलत नहीं होते, बहुत सारी जगह पे गलतियां होती हैं। अभी तो हम लगभग एक एक पेज के सवाल होते हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इस समय उसमें काफी बड़े बड़े सवाल होते हैं, कम से कम 4-4 पेज के सवाल ही रहते हैं, बस ऐसे पन्ना पलटते पलटते जाओ, पलटते जाओ, पलटते जाओ।
ऐसे ऐसे भी सवाल है कि उनको बस केवल पढ़ना पड़ता है, वो समझ में नहीं आता है, ये भी है। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि उनको केवल पढ़ना पड़ता है, समझ में तो सवाल आते ही नहीं है कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल ही नहीं समझ में आता है तो उसको लगाते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो खैर, हम लोग तो इस समय जिस स्थिति में है वो हम हम लोग ही जानते हैं। बाकी आप लोगों का तो, अभी मैं जब 12th पास करके निकला था तो मुझे लग रहा था कि आगे की जिंदगी बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत अच्छे से जिएंगे और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है कि अब 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल बहुत सारी चीजें सिखा के चला गया। और पहले मैं भी बहुत खुश मिजाज और हंसी जोक्स बहुत सुनाता था, बहुत जोक मारता था, लोगों को हंसाता था और खुश रखता था। लेकिन अब क्या है, अब खुद ही खुश रहने का मौका नहीं मिलता है तो दूसरों को क्या खुश करें। पहले तो जब मेरा नया नया कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैं जाता था और बहुत सारे लोगों से बोलता था, बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और सबसे खुश रहते थे और हंस बोल के मिलते थे और अच्छे से 1 साल तो टाइम काट दिया, पढ़ते हंसते खेलते। और फिर पेपर हुआ और पेपर में कुछ, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट में कुछ लोग छोड़ के चले गए और कुछ लोग हैं, और जो हैं वो तो है, जो है वो अपने मेहनत के दम पे है और अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग पढ़ने में अच्छे हैं। पहले जो छोड़ के चले गए, जिन जो साथ छोड़ के चले गए परीक्षा के बाद, तो वो भी ऐसा नहीं था कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे इसलिए छोड़ के गए हैं। पढ़ने में वो सब भी बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत पढ़ने में तेज थे। हमारे में हम तो उनके आगे कुछ नहीं थे, लेकिन ऐसा कारण बना कि उनको जाना पड़ा, ऐसा कारण बन गया कि उनको जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी भी वो क्या कहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, ये बात मैं जानता हूँ। 2-4 को मैं तो ऐसे जानता हूँ कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, फिक्स है, 100% है कि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर का जो गुण था वो साफ साफ दिखता था कि नहीं, कुछ अच्छा तो करना है। और जो अभी भी हैं, कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो एकदम केवल क्या कहते हैं, ऐसे घूमते टहलते हैं। अब तो मैं इस समय हमको कॉलेज में जो कोई देखता है तो कहता है यार कितने शांत हो गए हो। उनका टाइम है, सबको शांत बना देता है और सभी को आने वाले समय में सब लोग शांत हो जाएंगे, आप लोग भी शांत हो जाएंगे। अभी आप लोग भी मस्ती कर लीजिए, जहाँ 1-2 साल बाहर रहे उसके बाद कॉलेज की लाइफ कटी, कहाँ खत्म, खेला खत्म, फिर जितनी मौज मस्ती है सब खत्म हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करिए तभी अच्छे से कॉलेज भी मिलेगा, ये भी है। अच्छे से पढ़ाई करने से ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये कहो कि आप ऐसे ही नकल वाले यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप पास हो जाओ, कभी कॉलेज का दर्शन भी करने ना जाओ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ये बात जान लेना। तो अभी से मेहनत करो, अच्छे से 12th पढ़ लोगे तो, और उसके बाद फिर इंट्रेंस एग्जाम दोगे कोई भी। अब तो क्या है कि सारे कॉलेजों का एक ही साथ होता है सीयूटी के थ्रू, तो आप सीयूटी भर सकते हो और उसमें अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी हम इस समय हैं। और ज्यादातर अच्छा तो क्या कहते हैं वही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद ही अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोशिश करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद अगर वहां पे नहीं मिलता है तब आप बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखना। बीएचयू को ज्यादातर तो अगर आप की अगर इच्छा हो, मतलब ग्रेजुएशन करने के तहत से आ रहे हो, तो केवल क्या कहते हैं बीएचयू को ज्यादातर प्रेफर कीजिएगा, एयू को कम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फेल बहुत ज्यादा होते हैं और फेल बहुत होते हैं बच्चे। अभी हमारे साथ के लगभग थे, कितने बच्चे थे, लगभग 700-800 थे, अब बचे कितने हैं, 200-250। अब सोच लीजिए
700-800 बच्चे थे, उसमें से बचे हैं 200-250 बच्चे, और 200-250 बच्चों में मैं भी हूँ, उसी 200-250 बच्चों में मैं भी हूँ। तो ये मेरे कॉलेज की बात है। और बाकी ये मेरे सब्जेक्ट के थे, बाकी बायो वाले में भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, तो उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं इतना बताऊंगा कि पढ़ाई पे फोकस रखो, पढ़ाई पे फोकस रखो और स्मार्ट तरीके से पढ़ो। किताब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी आपको जाननी भी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि जो आपको जानी चाहिए थी अब तक। मतलब 12 से पहले भी आपको ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो जानी चाहिए थी और आप अभी भी नहीं जान पाए हैं, तो उसको भी जानने की कोशिश करिए। और जब उसको जान जाएंगे ना तो आपको 12th बहुत ही आसान लगेगा। ये जो इसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है, अदिश त्रिगुणन, वो आपको यहाँ पे आपको तो पढ़ने को है, थोड़ा सा उसका डिटेल दे दिया गया। आप जब इसके आगे बीएससी करेंगे तो आपको वहां पे उसका विस्तार लेवल मिलेगा, अदिश त्रिगुणन, अदिश का विस्तार मिलेगा आपको बीएससी में। तो वहां पे आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से वहां पे इसके बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत बड़े बड़े भी सवाल हैं। तो आप यहाँ पे जब थोड़ा बहुत सीखे रहेंगे ना तो वहां पे आसानी से सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो ज्यादा टाइम हो रहा है, तो अब इसको मिटा के एक सवाल और बता देते हैं और फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। 5वां सवाल लेते हैं। 5वां सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप और i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, k कैप है 6√5 वर्ग इकाई होगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं क्या है, इतना और इतना है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, 6√5 वर्ग इकाई है। तो कोई बात नहीं, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे सबसे पहले। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आई कैप और जे कैप के कैप। आई कैप का गुणांक 3 है, जे कैप का गुणांक 2 है, के कैप का गुणांक -1 है। वहां पे देखिए 1 है, 2 है और 3 है, तो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए आई कैप को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, आई कैप के सामने का सारा बंद और नीचे का बंद, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस का 2 1 2, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस का जे कैप, ब्रैकेट लगाते हैं, जे कैप के नीचे का बंद करते हैं और जे के बगल का बंद करते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 1 1 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, प्लस का के कैप, देखिए के कैप के नीचे का सारा बंद, बगल का बंद, तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 1 2 2, ठीक, ये 2 है, ये मत समझना 2। यहाँ पे देखिए 6 2 8 आई कैप, यहाँ पे 8 1 9 9 1 10 है, 10 जे कैप -10 जे कैप,
यहाँ पे 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4 k कैप। इसका मापांक निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, इसका मापांक निकालते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। आई का गुणांक का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, जे का गुणांक का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखिए 16 4 20 20 60 80 180 कितना कह रहा है हमारा 6√5। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए 6 पंचे 30 का 0, 5 3 15 3 18 सही है, तो लिख सकते हैं। तो 6 बाहर हो जाएगा हमारा, 36 का 6 बाहर 5 ये हमारा, तो ये आंसर आ गया वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया, किसका क्षेत्रफल है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 6√5 वर्ग इकाई, यही इसका आंसर है। तो जहां तक मैं आशा करता हूं ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सदिश राशियों का गुणनफल। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है अदिश त्रिगुणन। ठीक, जिसका नाम क्या है अदिश त्रिगुणन है, और जिसको हम अगले उसमें लगभग 1 से 2 वीडियो में आराम से वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, उसका छोटा सा पार्ट है यहाँ पे पढ़ना है, बाकी आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, तो उसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर ही ऊपर पढ़ना है, उसके अंदर ज्यादा प्रयास नहीं करना है। और बहुत ही आसान है, इससे भी आसान मिलने वाला वही है, उसमें कुछ नहीं करना है। आप सामान्य सा जोड़ गुणा भाग घटाओ यही सब आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। वो आएगा अगर जोड़ गुणा भाग और घटाव अगर आता है तो आप उस चैप्टर को अच्छे से कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही मैं अंसार पे चालू कर दूंगा। तो जहां तक मैं आशा करूंगा कि इस यूनिट को खत्म कर दूं तब मैं अंसार पे चालू करूं, और नहीं भी खत्म होगा तब भी मैं अंसार पे चालू कर दूंगा, क्योंकि अंसार को अब जरूरी हो रहा है, अंसार के क्वेश्चन सॉल्व करना अब जरूरी है। तो आपको अवकलन के सवाल, अवकलन का वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो है ही, और त्रिकोणमिति फलन का भी है, आवी और सारणिक का भी है, संतत्यता का भी है। तो अब समाकलन का बचा हुआ है, तो समाकलन का हम सोच रहे हैं अंसार से ही पढ़ा दें। तो समाकलन के सवाल अगर अंसार से पढ़ लेंगे तो 100% आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो वही बोला ना, मेहनत मजदूरों वाली मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, और स्मार्ट मेहनत करने से, मतलब स्मार्ट तरीके से मेहनत जब करेंगे तो उससे फायदा मिलने वाला है, अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।